नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 जून 2020। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 17वां एडिशन हाल ही में रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ये देखो एनुअल बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। एक ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है क्वेकरली साइमंड्स, छोटा नाम है QS। ये कंसल्टेंसी फर्म 6 इंडिकेटर्स के बेस पे 1000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ को असेस करती है और रैंकिंग दी जाती है उन 1000 यूनिवर्सिटीज़ को। कौन से 6 इंडिकेटर्स पर 1000 यूनिवर्सिटीज़ को असेस किया जाता है, उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयर की रेपुटेशन कैसी है, तीसरे नंबर पे साइटेशन पर फैकल्टी। साइटेशन का क्या मतलब होता है? साइटेशन का मतलब होता है रेफरेंस। आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो किसी और ने प्रोवाइड की है, तो आप आर्टिकल में उस पर्सन का रेफरेंस देते हो कि उस पर्सन ने वो आर्टिकल लिखा था और वहाँ से मैं ये बात बोल रहा हूँ अपने आर्टिकल में। जैसे बुक्स पढ़ते हो आप, काफ़ी बार बुक्स के लास्ट में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं राइटर ने कि मैंने अपनी इस बुक को लिखते वक्त ये सोर्स फॉलो किए। उसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसी है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसी है और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कैसी है। तो इन 6 इंडिकेटर्स के आधार पर QS ये 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तैयार करता है। इस बार की रैंकिंग में टॉप स्थान किसे मिला है? MIT को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है, IISc को 185वां, IIT दिल्ली को 193वें। टोटल देखो 1000 में से हमारे 21 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं इस लिस्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तुरंत कस्टम्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये जो बोर्ड है ये हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करता है। इस बोर्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलुरु और चेन्नई में जिसका नाम है तुरंत कस्टम्स। है क्या इस प्रोग्राम में? देखो अक्सर हमारे देश में बिजनेसमैन ये शिकायत करते हैं कि जब हम दूसरे देशों से कोई माल इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। माल को क्लियरेंस मिलने में, मतलब पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे तो माल पहुंच जाता है, लेकिन कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा क्लियरेंस मिलने में समय लग जाता है। इससे हमें नुकसान होता है। बट अब ये जो तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसकी सहायता से कस्टम ऑफिसर्स अगर देखो पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं भी हैं, दूर बैठे हैं, तब भी वो पोर्ट पर रखे हुए माल को एसेस कर सकते हैं। इवन देखो बेंगलुरु के पोर्ट पर चेन्नई में बैठे कस्टम ऑफिसर्स माल को एसेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से वाइस वर्सा, यानी अगर चेन्नई में माल मौजूद है तो बेंगलुरु में बैठे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं उस माल को ऑनलाइन एसेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से फेसलेस असेसमेंट होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने में ये सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इससे हमारे देश में कस्टम क्लियरेंस में पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आएगी, करप्शन भी कम होगा। अभी सिर्फ फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है। जैसा हमने डिस्कस किया, सिर्फ चेन्नई और बेंगलुरु में इस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम। धीरे धीरे पूरे देश में सभी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए डेडलाइन रखी गई है 31 दिसंबर। पहले फेज में कुछ स्पेसिफिक गुड्स कवर होंगे इस प्रोग्राम में, जैसे देखो मैकेनिकल मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरीज। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आसान है लेकिन फिर भी आप बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये बोर्ड आता है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये बोर्ड आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू,
या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दो और भी डिपार्टमेंट्स हैं। बताइए कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये बोर्ड आता है। इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये थोड़ा सा इजी था, नाम से ही पता लग जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आएगा। यूपीएससी देखो बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व करना रिलेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि देखो काफ़ी सारे टैक्स तो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में, तो अब तो जीएसटी सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लाइन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो एशियाटिक लाइन का हाल ही में सेंसस कंडक्ट किया गया था। हर 5 साल में एशियाटिक लाइन का सेंसस कंडक्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है 5 साल बाद ये सेंसस जो कंडक्ट हुआ, इससे पता लगता है एशियाटिक लाइन की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ चुकी है। 2015 के अपेक्षाकृत एशियाटिक लाइन की संख्या में 29% का इजाफा हो गया है। अब हमारे देश में एशियाटिक लाइन है 674। देखो एशियाटिक लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस हम करें जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस साल यूपीएससी ने एशियाटिक लाइन पर क्वेश्चन पूछा था। एशियाटिक लायन आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, और एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे देश में मिलते हैं और किसी देश में नहीं मिलते हैं, और हमारे देश में भी सिर्फ गुजरात में मिलते हैं और कहीं नहीं किसी राज्य में मिलते हैं, और गुजरात में भी सिर्फ गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसी के आसपास मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको याद होने चाहिए। देखो अगर हम कंपैरिजन करें एशियाटिक लायन का अफ्रीकन लायन के साथ, अफ्रीकन लायन से थोड़े से छोटे होते हैं एशियाटिक लायन, और एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन आपस में दोनों कज़न हैं। कहा जाता है कि 10,000 साल पहले दोनों आपस में बिछड़ गए थे। अफ्रीकन लायन अभी भी अच्छी खासी संख्या में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन लायन जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा देखो एशियाटिक लायन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ समय पहले काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हुई थी, तब भी ये लायन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। एक वायरस है कैनाइन डिस्टेंपर, इस वायरस ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था एशियाटिक लायन को, इसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई थी। लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो एशियाटिक लायन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। और साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस कन्वेंशन के अनुसार अपेंडिक्स 1 में आते हैं एशियाटिक लायन। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एशियाटिक लायन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कोरल ट्रायंगल डे के बारे में है। हर साल 9 जून का जो दिन है वो कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इससे पहले वाला जो दिन है 8 जून का, ये देखो वर्ल्ड ओशंस डे होता है। 2012 के बाद से ही ये देखो वर्ल्ड ओशन डे, ये तो काफ़ी पहले से ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन 2012 से ये डिसाइड किया गया कि इससे अगला जो दिन है यानी 9 जून का वो कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 2012 के बाद से ही लगातार 8 जून का जो दिन है ये कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद होता है ओशन कंजर्वेशन से संबंधित अवेयरनेस पैदा करना, और स्पेशली कोरल ट्रायंगल को प्रोटेक्ट करने से संबंधित भी अवेयरनेस पैदा करना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आपके माइंड में आया होगा, ये कोरल ट्रायंगल डे क्या है? ये देखो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है 6 देशों की। क्वेश्चन इस पे बनता है 9 जून का दिन बनाया जाता है कोरल ट्रायंगल डे के रूप में या फिर 8 जून का, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में कौन कौन से देश पार्टनर हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर लेस्ते, ये 6 देश पार्टनर हैं इस इनिशिएटिव में। आप ये मैप भी देख सकते हो। ये 6 देश मिलकर काम करते हैं इस एरिया में कोरल और कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्राउन रोक चैट के बारे में है। ये एक पक्षी है, न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि एक स्टडी पब्लिश हुई कि नेशनल कैपिटल से जैसे ये ब्राउन रोक चैट पक्षी जो है, बर्ड जो है, वो
इनविजिबल सा हो गया है, मतलब दिखना बंद हो गया है। ब्राउन रोग चैट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। फैमिली का नाम है मस्सीकैपिडी। यहाँ पर देखो, मस्सीकैपिडी फैमिली से संबंध रखता है ये ब्राउन रोग चैट बर्ड। ऑलमोस्ट इंडिया का ही मूल निवासी है ये बर्ड, मतलब नेचुरली इंडिया में ही मिलता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्थ में नर्मदा तक, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में बंगाल तक इस बर्ड को देखा जा सकता है, और ऊपर इवन हिमालयस तक। इस बर्ड को अक्सर एग्रीकल्चर फील्ड्स, बिल्डिंग्स और सब अर्बन एरियाज में देखा जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, मतलब अच्छी खासी संख्या है इस बर्ड की। न्यूज़ ये पब्लिश हुई है, नेशनल कैपिटल रीजन में ये बर्ड दिखना बंद हो गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अनन्या के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये देखो, पुणे बेस्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार किया है ताकि कई सारे ऑब्जेक्ट्स को डिसइंफेक्ट किया जा सके कोविड-19 के अगेंस्ट। बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एलिवेटर बटन्स, डोर नोब्स, कॉरिडोर्स, रूम्स, उन सबको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है इस अनन्या की सहायता से। और इसे किसके द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेंड म्यूनसिपैलिटी वर्कर या फिर हेल्थ वर्कर इस्तेमाल कर सकेगा इस अनन्या को, नहीं। इस स्प्रे को, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे को किसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बार देखो किसी ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट किया जाता है तो ऑलमोस्ट 24 घंटे तक वो ऑब्जेक्ट डिसइंफेक्ट रहेगा। तो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का मार्केट में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो कुछ समय के लिए अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9 जून को जो दूसरे सर ने प्रीलिम बूस्टर को डिस्कस किया था, उसमें गलती हो गई थी। गलती ये है कि उन्होंने ये बोल दिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है वो यूएन का पार्ट है, जबकि देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड तो बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस भी किया है, तो आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएन का पार्ट नहीं है। अब आप बताइए, ये स्टेटमेंट्स जो आपने सोची हैं कौन सी सही है, कौन सी गलत है? देखो, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जैसा नाम से ही पता लगता है, क्वेकरली साइमंड्स हायर एजुकेशन की जो ये कंसल्टेंसी फर्म है, इसके द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? आयुष्मान की रेड लिस्ट में ब्राउन रोग चैट बर्ड जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पे अनन्या हमारे देश का फर्स्ट इंडिजिनस कोस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। गलत। ये देखो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। नेक्स्ट, तुरंत कस्टम्स। इससे इंपोर्टर्स अब अपने सामान के लिए कस्टम अथॉरिटी से अप्रूवल ले सकेंगे फेसलेस असेसमेंट के थ्रू। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट में एशियाटिक लायन नेचुरली सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, बिल्कुल सही। देखो, बहुत बार ये बोल दिया जाता है कि जब भी स्टेटमेंट में ओनली आ जाए तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।